इसलिए वो कटिंग कर रहा है। नई गाइडलाइंस आ गई, 9 से 5 कर दिया बाजार में, मार्केट का और 3 दिन कर दिया बंद। ये ये तो इस वीक के लिए 3 दिन बंद कर दिया, इसमें केवल मिठाई वालों की, राखी वालों की दुकान पे, बेकरी वालों की। 3 दिन में। हाँ, और इतवार सोमवार में। तो वैसे जो नई गाइडलाइन वैसे जो आई है ना 31 अगस्त तक की, उसमें ये तुम्हारे स्कूल कॉलेज और जिम ये बंद रहेंगे। समारोह होने के बाद सब कुछ खुल जाएगा। कंटिन्यू इनपुट हो जाएगा। अब ये 2 दिन वाला लॉकडाउन रहेगा लागू, सैटरडे संडे वाला 31 अगस्त। शुरू होने जाने वाला है 16 फीट। यहाँ से सुने हमारा लेक्चर बजा लें। हम तो डांस करेंगे आगे तुम्हारे गेम में। राम मंदिर भूमि पूजन हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं। ये साले क्या कर रहे हैं? हजरत हाउस का, हज हाउस का उद्घाटन कर रहे हैं। ये तो नहीं गाजियाबाद में बोल रहा था ना मैं। चार जिले में खुल रहा है ना, बिना कोई कुछ नहीं करता साला। देखिए हज हाउस का उद्घाटन हो रहा है, कौन कर रहा? पप्पू बैठे। नहीं बनवाया। इन्होंने 4 जगह बनवाया था, मेरठ में, गाजियाबाद में, कानपुर में, बिजनौर में, 4 बनवाए थे। हज हाउस भाई इनकी ताकत नहीं होती यादव और क्या थी यादव होगा तो क्या लगता है ना? हाँ सालों नौकरी होती यादव इधर तो बेचूंगा, बीसी में बेचूंगा। एक आदमी सिगरेट का ऊपर वाला हो तो उसके हाथ धोना है भी दिखेगा रंग दिखा तो गाली रोज वाया करता है। क्लास लो चलिए एक बात पूछूं। सब जो एंटी सिमेट्रिक होता है मेरी क्लास लो जो एंटी सिमेट्रिक होता है तो एंटी सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक में क्या डिफरेंस है?
गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। क्या स्टडी किया था बेटा लास्ट लेक्चर में? तो उस टाइम हमने मतलब रिलेशन पूरा पढ़ लिया था। ट्रांजिटिव जो उसे ऐड करते हैं ना एलिमेंट जिसमें ट्रांजिटिव अच्छा अच्छा, कम्युनिकेशन ऐसे टोटो। हाँ, यानी कि हमने पढ़ा था अभी तक सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव क्लोजर, ट्रांजिटिव रह रहा था। तो उसमें यस कंपोजिशन सर। के लिए बताया था कि इसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा है? तो स्टार्ट करें, 5 मिनट ऑलरेडी एक्स्ट्रा हो चुके हैं। डन है स्ट्रेंथ आज। तो स्टार्ट करें बेटा। यस सर। यस सर, वेट कर लो, अभी तो क्लास के बच्चे आ जाएंगे सारे। बेटा अगर रोज रोज 5-5 मिनट अगर ऐसे खराब करोगे तो अच्छा नहीं है। बोलो सबको कि हाँ कि टाइम से ज्वाइन किया करो। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही अपनी। वॉइस क्लियर नहीं हो रही? अब तो आ रही है बेटा कोई? हाँ बेटा क्लियर आ रही है? किसने बोला कि वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? यस सर आ रही है अब। सिग्नल स्ट्रेंथ तो मेरे यहाँ तो पूरी फुल है। अच्छा किसी ने वीडियो भी देखा? जो वीडियो मैंने डाल रखे इसके? चलो बेटा इधर धीरे धीरे से स्टार्ट करते हैं। देखो ट्रांजिटिव क्लोजर, कल मैंने इसका फॉर्मूला बताया था कि हम लोग क्या करेंगे ट्रांजिटिव क्लोजर में, कि हमको क्या करना है ट्रांजिटिव क्लोजर कैलकुलेट करने के लिए। ट्रांजिटिव क्लोजर के लिए आर यूनियन आर स्क्वायर यूनियन और इसी तरीके से अप टू आर की पावर एन तक हमें क्या करना है, उन सबका यूनियन करना है। तो मैंने बताया था कि अगर आपको कोई भी रिलेशन अगर आपको गिवन होगा, अगर कोई भी रिलेशन अगर आपको गिवन होगा, तो जब हम उसका आर स्क्वायर निकालेंगे, फिर आर की पावर 3 निकालेंगे, फिर आर की पावर 4 निकालेंगे, जैसे ही निकालेंगे 3 या 4 स्टेप के बाद क्या होगा कि आपको ऐसा मिलेगा आर थ्री इज इक्वल टू समथिंग। ठीक है, वो उसी के इक्वलेंट आ जाएगा, यानी कि वहीं पर आपको क्या हो जाना है, स्टॉप हो जाना है। और जितने भी आपके पास बन गए रिलेशन उन सबका आपको यूनियन कर देना। जैसे मैंने यहाँ पर निकाला आर स्क्वायर, तो आर का यूनियन आर के साथ ही किया। जैसे यहाँ पर लिखा 1 2, तो ये बना ए बी। तो दूसरे वाले रिलेशन से देखना मुझे बी और सी, यानी कि 1 2, तो यहाँ पर क्या मिला मुझे 2। तो मैं जब इसका कंपोजिशन करूंगा तो मैं ढूंढूंगा कि कौन से ऑर्डर पेयर में 2 से स्टार्ट है। तो फर्स्ट और लास्ट ये मिलेगा, फर्स्ट और लास्ट। तो इसी का मुझे क्या करना है, कंपोजिशन इसी के साथ करना है, यानी कि 1 और 2 के साथ, 2 और 3 के साथ, और 3 3 के साथ। जब मेरे पास 2 है और वो 2 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर ये है, तो केवल इन दोनों के बीच में ही कंपोजिशन होगा, फर्स्ट और लास्ट मिलेगा, तो यानी कि 1 3 मिल गया। ठीक है, दूसरा ऑर्डर पेयर मैंने पिक किया 2 3। तो यहाँ पर क्या मिला आपको 3, तो 3 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर कौन सा है, सिर्फ आपके पास एक है, वो है 3 3। तो करेंगे तो 2 और 3 मिलेगा, तो ये मिल गया सेकंड 2 और 3। तो थर्ड ऑर्डर पेयर मेरे पास 3 3, यानी कि 3 से स्टार्ट होने वाला, 3 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर एक ही है, वो है 3 3। इधर भी 3 3, इधर भी 3 3, तो बीच में 3 है, ये भी 3 है, तो क्या मिलेगा 3 3। तो आर स्क्वायर की वैल्यू मिली आपको 20। ठीक है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू भी क्या मिली 1 3 2 3 3 3। क्या ये आर की इक्वलेंट है? तो मैंने देखा यहाँ पर क्या है 1 2 है, यहाँ पर 1 3 है, तो अभी इक्वलेंट नहीं है। तो मैंने क्या किया, R3 कंप्यूट किया, R2 कंपोजिशन विद R।
यानी कि इस पर्टिकुलर रिलेशन का कंपोजिशन मुझे करना है किसके साथ में, आर के साथ में। और आर की वैल्यू क्या है मेरे पास, वो मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ। आर की वैल्यू है मेरे पास 1,2, ठीक है, 1,2। दूसरा ऑर्डर पेयर 2,3, तीसरा ऑर्डर पेयर है 3,3। अब मैं इनका कंपोजिशन करके देखता हूँ 1, 3, तो 3 से स्टार्ट होने वाला क्या है ये, तो क्या बनेगा फर्स्ट और लास्ट, तो क्या मिला 1, 3, ठीक है। 2, 3, तो 3 से स्टार्ट होने वाला देखना तो क्या है 3, 3, तो क्या मिलेगा 2 एंड 3। 3, 3 का करेंगे 3, 3 के साथ ही होगा सिर्फ, यानी कि क्या मिलेगा फिर अगेन 3 एंड 3। तो ये दोनों तो बिल्कुल सेम है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि आर की पावर 3 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जब दोनों इक्वल हो गए तो अगर मैं आर की पावर 4 भी निकालेंगे तो भी क्या मिलेगा आपको, अगर इसके साथ आप कंपोजिशन करते जाएंगे तो भी वैल्यू क्या मिलेगी, R3 का कंपोजिशन विद आर, ठीक है। तो उसके बाद करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फाइनली आर इज इक्वल टू क्या होगा, आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों इक्वल हो गए। तो अगर मैं यूनियन R3 भी लिखूं तो R2 इक्वल टू R3 है, तो दोनों का यूनियन करने के बाद भी सेम ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे आपको। तो जब मैं यदि इनका यूनियन करूंगा तो क्या होगा आपके पास 1, 2 देन 2, 3, तो 2, 3 तो दोनों में, ठीक है, 3, 3, ये तो मैंने ये लिख दिया। और यहाँ पर कौन सा नया ऑर्डर्ड पेयर आया आपके पास, सिर्फ 1, 3, बाकी 2, 3 पहले से ऑलरेडी है, 3, 3 ऑलरेडी है। तो ये बन गया आपके पास ट्रांजिटिव क्लोजर। हाँ बेटा, कोई डाउट है तो पूछो। सर डाउट नहीं है। इजी है बस, लेकिन करना पड़ेगा बेटा आपको, इसे करके सॉल्व करके देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये मेरे पास एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखो। पेपर उठा लो, पेन उठा लो, क्वेश्चन नोट करो। अब मुझे क्या करना है, इस रिलेशन का क्या निकालना है, रिफ्लेक्सिव क्लोजर, सिमेट्रिक क्लोजर और ट्रांजिटिव क्लोजर। चाहो तो आंसर देखो, अदरवाइज देखने की जरूरत नहीं। अगर निकालना तो आप जल्दी से क्विकली निकाल के सॉल्व करो। टाइम दूं क्या कुछ, या एक्सप्लेन करूं? यस सर, यस सर, टाइम दे दीजिए। कर, अरे गुड, तो करके देखो इसे, फिर सॉल्यूशन नहीं देखना, सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन नोट करना। सिर्फ रिलेशन को नोट कर लो, ए कोमा बी, बी कोमा सी, डी कोमा सी, डी कोमा ए कोमा डी, डी कोमा डी। जब ओपन करते हैं तो हुआ बेटा सॉल्व। यस सर, लास्ट का रह गया बस। लास्ट में थोड़ा प्रैक्टिस करनी है। बताते हैं ना, रिफ्लेक्सिव क्लोजर बहुत जल्दी निकल जाता है, सिमेट्रिक क्लोजर बहुत जल्दी निकल जाता है। जो कंप्यूटेशन करना है वो किसमें करना है, ट्रांजिटिव क्लोजर में।
ये देख लो, ये यूपीट्यू में आया हुआ था 2003 में। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, 1 मार्क्स, 1 मार्क्स और 3 मार्क्स ऐसे मिलते थे। चलो बेटा, हो गया। चलो बेटा, एक क्वेश्चन का इसका मैं सॉल्व कर देता हूँ। सॉल्यूशन तो क्या सामने लिखा हुआ, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ऐसे 2-3 न्यूमेरिकल अपनी बुक में से और जो नोट्स मैंने डाले हुए हैं उसमें भी काफी सारे क्वेश्चन है, तो उनकी थोड़ी सी तो प्रैक्टिस करके देख लेना। ठीक है बेटा, एक्सप्लेन करता हूँ मैं। हाँ बेटा, स्टार्ट करो। देखो, सबसे पहला है रिफ्लेक्सिव क्लोजर। कोई तो रिप्लाई किया करो बेटा। यस सर, स्टार्ट करो सर। देखो, जैसे रिफ्लेक्सिव क्लोजर में मैंने बताया, देखो जो भी रिलेशन आपको गिवन है, ये रिलेशन मुझे गिवन है, तो मुझे क्या करना है, रिफ्लेक्सिव क्लोजर मुझसे कहते हैं कि मेक इट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, कुछ ऐड करने के बाद ये रिफ्लेक्सिव हो जाना चाहिए। रिलेशन क्या हो जाना चाहिए, रिफ्लेक्सिव हो जाना चाहिए। उसके लिए एक यूनिवर्सल फॉर्मूला बताया मैंने कि जो भी रिलेशन आपको गिवन है उसका यूनियन कर दो किसके साथ में, डेल के साथ में। या फिर मैंने एक और सिंबल बताया कि आई और नीचे सफिक्स में हमने क्या लिख दिया, सेट का नाम। जैसे यहाँ सेट का नाम क्या दिया हुआ है, ए, तो आई ए से मैं इसका क्या कर दूं, यूनियन कर दूं। आई ये क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन, यानी कि जैसे ये है आपके पास, तो ये हो गया आइडेंटिटी रिलेशन ए कोमा ए, बी कोमा बी, सी कोमा सी, डी कोमा डी, यानी कि इटसेल्फ के सारे रिलेशन के साथ में क्या कर दें, उसका यूनियन कर दो। तो अब आप यहाँ पर के पास आपके पास कितने हैं, 6 ऑर्डर्ड पेयर है, यहाँ 4 ऑर्डर्ड पेयर है, इन दोनों का सिर्फ यूनियन करना है। ठीक है, वरना दूसरा डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि मैं देखूं क्या इसके अंदर ए कोमा ए है, नहीं है, तो ए कोमा ए इसके अंदर मैंने इंसर्ट कर दिया। बी कोमा बी है क्या, नहीं है। सी कोमा सी है, नहीं है, तो वो भी इंसर्ट कर दिया। डी कोमा डी यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो 6 तो ये होंगे और 3 और ऐड कर दिए, तो 9 ऑर्डर्ड पेयर आपके पास आ जाएंगे। तो काउंट करके देख लो, 9 ऑर्डर्ड पेयर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, क्लियर हो गया। बहुत सिंपल सा था रिफ्लेक्सिव क्लोजर। सिमेट्रिक क्लोजर का कहना था कि मेक इट सिमेट्रिक। आप चेक करोगे तो हो सकता है कि सिमेट्रिक हो सकता है कि सिमेट्रिक ना हो। अगर ये सिमेट्रिक रिलेशन ऑलरेडी है तो सिमेट्रिक क्लोजर वो का वही हो जाएगा। तो उसने उससे ये कहा कि आर का यूनियन कर दो किसके साथ में, आर इनवर्स के साथ में। तो एक तरफ तो मैंने लिखा रिलेशन, और यहाँ इस रिलेशन का क्या लिख दिया, इनवर्स। पहला ऑर्डर्ड पेयर क्या है, ए बी है, तो उसका क्या हो गया, बी ए। दूसरा बी सी है, तो क्या लिख दिया, सी बी। और इसी तरीके से लिखता गया, और दोनों का मैंने क्या कर दिया, यूनियन। जो कॉमन ऑर्डर्ड पेयर होगा वो कॉमन ऑर्डर्ड पेयर क्या है, डी कोमा डी, क्योंकि यही है अपना इनवर्स तो खुद का। यहाँ डी ए है और ए डी है, तो यहाँ पर भी क्या आ गया, ए डी और डी ए आ गया। तो इस तरीके से आपके पास क्या होगा, यूनियन करोगे तो आपके पास ये नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आ गए। इस रिलेशन को हम कहेंगे सिमेट्रिक क्लोजर। ठीक है, जो क्वेश्चन सॉल्व करना है जो रियल में, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा, अपने इनवर्स निकाला, यूनियन कर दिया, वहाँ आइडेंटिटी रिलेशन के साथ में यूनियन कर दिया, यानी कि बहुत जल्दी हो जाता। तो इसलिए वेटेज जो है वो 20% किसका होता है, रिफ्लेक्सिव का होता है, 20% सिमेट्रिक का होता है। जो मेन कैलकुलेशन है वो होती है ट्रांजिटिव क्लोजर में। हाँ बेटा,
तो ये सिमेट्रिक के साथ नॉन रिफ्लेक्सिव भी होगा ना ये? नॉन रिफ्लेक्सिव, ये नीचे वाला। यस सर। ये सिमेट्रिक, ये कहना है सिमेट्रिक क्लोजर, ये जो बना है हमारा, तो ये हमारा नॉन रिफ्लेक्सिव भी होगा फिर तो? नॉन रिफ्लेक्सिव, वेरी गुड, यस होगा सर। बिल्कुल। तो नॉन रिफ्लेक्सिव तो ये कह रहा है कि उसमें कुछ जो इटसेल्फ वाले रिलेशन है वो होंगे, कुछ नहीं होंगे। तो देखो डी कोमा डी है, बाकी ना ए कोमा ए है, ना बी कोमा बी है, ना सी कोमा सी है, ना डी कोमा डी है, तो डेफिनेटली ये नॉन रिफ्लेक्सिव है। ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव होने के सारे इटसेल्फ वाले होने चाहिए, और इररिफ्लेक्सिव के लिए सारे एब्सेंट होने चाहिए। नॉन रिफ्लेक्सिव कुछ प्रेजेंट होंगे, कुछ एब्सेंट होंगे, तो एक प्रेजेंट है बाकी सारे एब्सेंट है, तो हम लोग क्या कहेंगे इसे, नॉन रिफ्लेक्सिव कहेंगे। गुड, डेफिनेशन क्लियर हो गई है। ठीक है, ओके सर। ठीक है, सही कह रहे हो तुम। मैंने सिर्फ डेफिनेशन रिवाइज कर दी दोबारा से तुम्हारे लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ सिर्फ हमारे पास क्लोजर पूछा, तो हम क्लोजर ही एक्सप्लेन करेंगे। ओके सर। एग्जाम में सिर्फ वहाँ क्लोजर ही निकाल के आना, नॉन रिफ्लेक्सिव के लिए नहीं पूछेगा वो, उसके लिए वो ना दूसरा ना सर, क्वेश्चन इसके नहीं। देगा। अब देखो अभी हमें क्या करना, आर यूनियन आर स्क्वायर यूनियन आर की पावर 3 और यूनियन आर की पावर 4 और करते जाएंगे। कहाँ तक, एन तक। कब तक करते जाएंगे, जब तक कि जो भी नेक्स्ट आपने निकाला है पावर, वो पुरानी वाली पावर के इक्वलेंट ना आ जाए, तब तक हम करते ही जाएंगे। चाहे वो आर स्क्वायर के इक्वलेंट आ जाए, चाहे वो आर के इक्वलेंट आ जाए। तो ऐसे ही मैंने क्या निकाला, आर ओ आर निकाला, तो मैंने ये देखा कि आर ओ आर मिला मेरे पास ये। यहाँ पर कितने ऑर्डर्ड पेयर है आपके पास, टोटल 6 ऑर्डर्ड पेयर है। मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया तो यहाँ पर 7 ऑर्डर्ड पेयर मिले, तो ये दोनों इक्वलेंट तो है नहीं। तो मैंने एक बार और करके देखा आर की पावर 3, तो चेक करके देखा कि मैंने किया तो इक्वलेंट आ गया किसके, आर स्क्वायर के। अगर आर स्क्वायर के इक्वलेंट आ गया तो ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ तो सिर्फ यहीं तक चलेगा। आर स्क्वायर और आर थ्री तो दोनों इक्वलेंट है, अगर मैं इसे आर स्क्वायर भी कह दूं तो आर स्क्वायर यूनियन आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर ही आएगा। तो यानी कि ट्रांजिटिव क्लोजर क्या होगा, आर का यूनियन किसके साथ, सिर्फ आर स्क्वायर के साथ। इतना बचा फॉर्मूला, क्लियर हो गया। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, यस देखो सर। ये लिखा मैंने, आर इज आर का ट्रांजिटिव क्लोजर, उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में ऐसे भी लिख सकता हूँ, आर प्लस डेट इक्वल टू, मैंने लिखा आर का यूनियन करना है मुझे आर स्क्वायर के साथ और यूनियन आर की पावर 3 के साथ, और अप टू करते ही जाएंगे। लेकिन मैंने देखा कि आर थ्री की वैल्यू कितनी आ गई, आर स्क्वायर। जब पुराने वाले के इक्वलेंट आ जाती है वहीं हम क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। तो आपके पास फॉर्मूला बचा सिर्फ इतना, देखो आर यूनियन आर स्क्वायर, और आर थ्री को आपने कह दिया आर स्क्वायर। तो मैंने पढ़ा है कि किसी भी सेट का यूनियन इटसेल्फ के साथ करो, याद है ना, आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने, तो इक्वल टू क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। तो इसको 2 बार लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम फाइनली कह सकते हैं कि आर प्लस इज इक्वल टू क्या बचेगा, आर यूनियन केवल आर स्क्वायर। तो दोनों के ऑर्डर्ड पेयर का यूनियन कर दो, नथिंग एल्स, और सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, क्लियर हुआ यस सर। बेटा। चलो अब थोड़ा सा हम और, अब हम बात करें कि हम लोग ये सब पढ़ा हुआ हमने, कि हम किस तरीके से सर ग्राफ एक में, इसे एक चीज पूछनी थी हाँ पूछो। सर, वो लास्ट में क्वेश्चन। तो ये ट्रांजिटिव क्लोजर है, इसने क्या करा, आर इंटू आर का निकाला मतलब, तो इसने जो है एसी 2 बार आ रहे हैं, तो दो बार ही लिखेंगे एक नहीं नहीं, सेट एक ही में? बार लिखने से फायदा, एक ही बार लिखेंगे। यूनियन करते हुए कभी डुप्लीकेसी होती नहीं, अगर उसने कर दिया तो 2 बार लिख दिया उसने, एक बार हटा दो उसे। कहाँ ओके पर सर। लिखा हुआ है, कहाँ पर। फिर सर फर्स्ट आर स्क्वायर नहीं कराया इन्होंने, जैसे इन्होंने ट्रांजिटिव कराया है, हम्म, तो उसमें इन्होंने एसी से 2 बार लिख रखा है। नहीं ऐसी तो कहीं 2 बार नहीं लिखा हुआ। तो लिखा इस हुआ वाली था लाइन में बात कर रहे हो, इसमें, हाँ यहाँ पर, यस सर। हाँ इसको डुप्लीकेट करने की जरूरत नहीं है। ओके सर। अरे यूनियन वैसे भी किसी भी सेट में अगर मैं एक सेट इज इक्वल टू, वहां मैंने बताया था कि ए इज इक्वल टू, अगर आपके पास 1,1,2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब भी वही है, इक्वलेंट टू होगा 1,2 के। ठीक है, तो सेट में एलिमेंट्स का रिपीटेशन हम करते नहीं, केवल मल्टी सेट में करते हैं। ठीक है, ओके सर। चलो देखो, जैसे मेरे पास कोई रिलेशन दिया हुआ तो उसकी मैट्रिक्स ऐसे बनाते हैं, जैसे 1 2 है, तो 1 का किसके साथ हो गया, 2 के साथ,
तो 1 का इधर से देखो कि 1 का हम क्या करेंगे 2 के साथ, 1 का 2 के साथ, तो वहां के बाद लिख दिया मैंने क्रॉस, यानी कि ये रिलेशन क्या है, ट्रू है, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है। दूसरा ऑर्डर पेयर यदि हो आपके पास 1 3, तो ठीक है, फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम में क्या जाएगा आपके पास, फर्स्ट का थर्ड के साथ, यानी कि क्रॉस। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, किसी भी रिलेशन का क्या बना सकते हैं, मैट्रिक्स फॉर्मेशन कर सकते हैं। जो भी रिलेशन आपको मिलेगा, वहां से मिला 2 4, तो हम क्या करेंगे 2 4 के ऊपर लिख दिया। 3 4 मिला, तो हमने क्या किया 3 से 4 तक का बनाया, क्रॉस कर दिया। तो बाकी सब जगह पर क्या मिलेगा 0। तो हम लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स फॉर्मेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जहाँ क्रॉस लिखा था वहां पर हम लोग क्या लिख देंगे 1, बाकी सब जगह पर क्या लिख देंगे 0, यानी कि ये ऑर्डर क्या है, प्रेजेंट है। तो हम किसी भी रिलेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इजिली। तो ये तो मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, यस सर। हाँ बेटा बताया था ना पहले भी। अब इससे हमें फायदा क्या होगा, कोई बता सकता है इससे हमें बेनिफिट क्या होगा। एक रिलेशन जो ऑर्डर्ड पेयर में लिखा उसे मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया मैंने। आगे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में वही लिखा हुआ एम आई जे इज इक्वल टू 1 होगा इफ ए आई बी जे बिलोंग्स टू, क्या लिखा हुआ उसने, आर। यानी कि अगर रिलेशन का ऑर्डर पेयर जो है वो रिलेशन से बिलोंग करेगा तो वहां पर 1 आ जाएगा, जो अगर एब्सेंट होगा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग सब वही है। अब कोई बताएगा मुझे इसका फायदा क्या है, कुछ तो बेनिफिट होगा कि मैं मैट्रिक्स में आपको बता रहा हूँ इसे। जो कुछ भी काम करना था वो सारे काम तो हमने कर लिए, इंटरसेक्शन भी निकाल लिया, यूनियन भी निकाल लिया, डिफरेंस भी निकाल लिया, कंपोजिशन भी कर लिया, सारे ऑपरेशन कर लिए हमने। लेकिन मैं मैट्रिक्स में क्यों लेके जा रहा हूँ इसे, कोई आइडिया? हाँ बेटा यस, यस सर। बताओ कोई आइडिया। अच्छा ये बताओ, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर और डेटा स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा दिया आपने, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, रो सर मेजर, एक कॉलम सर मेजर। एक एक मिनट रुक जाओ, मैं बाहर जा रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही, कम आ रही है। यस सर। देखो बेटा, हम लोग इसे मैट्रिक्स में इसलिए लेके आए हैं कि हम इसे प्रॉब्लम को कंप्यूटर से भी सॉल्व कर पाए। कंप्यूटर नहीं समझता ऑर्डर्ड पेयर, उसे ब्रैकेट दे दिए तो वो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को इंटरप्रेट कर पाएगा क्या, नहीं। उसको क्या चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर। तो जो भी हमारा न्यूमेरिकल डेटा है उसको कंप्यूटर में कन्वर्ट कर दिया। कंप्यूटर क्या करेगा, इन सब की कंप्यूटेशन करेगा। ठीक है, कंप्यूटर से कंप्यूटेशन कराने के लिए मैं इसका मैट्रिक्स फॉर्म भी आपके लिए लिख रहा हूँ। क्लियर हो गया। मैट्रिक्स में हम सिर्फ इसलिए लेके आए कि हम लोग इसका क्या बना दे, 2D स्ट्रक्चर बना दे, डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके हम इसके प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन कर सके और इन्हें हम कंप्यूटर से प्रोसेस करके देख सकें कि आउटपुट वास्तव में सही भी आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। क्लियर हो गया। यस सर। तो देखो, अगर मेरे पास कोई रिलेशन ये है 2,1 3,1 3,2, तो इसको हम लोग 0 1 की मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखो, मैंने ये से मैट्रिक्स बनाई, मैंने इसका डोमेन देखा कि आपके पास देखा मैंने यहाँ पर क्या है 2 और 3, केवल दो ही वैल्यू है, क्या है 2 और 3। ठीक है, और यहाँ क्या वैल्यू है आपके पास 1 और 2 है। ठीक है, तो मैं किस तरीके से करूंगा, या मैं कहूँ कि ये किसी पर्टिकुलर एक सेट के ऊपर बनी हुई है जिस सेट का नाम है ए, और ये बना हुआ है केवल ए क्रॉस ए से। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट है, अगर मैंने कह दिया कि सेट ए में एलिमेंट है 1, 2, 3, तो मैं क्या करूंगा 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स बनाऊंगा 1, 2 एंड 3। और इधर भी क्या बनाया मैंने 1, 2 एंड 3, तो बन गई मेरी मैट्रिक्स फॉर्म। अब मैं इस मैट्रिक्स फॉर्म में क्या करूंगा, तो देखूंगा क्या 1 1 है, नहीं है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 0। 1, 2 है क्या, नहीं है, तो मैंने क्या लिख दिया 0। 1, 3 है क्या, नहीं है, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर 0। अब देखा मैंने 2, 1 है, यस ये रहा प्रेजेंट है, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर 1 लिख दिया। क्या 2, 2 है इसके अंदर, तो मैंने चेक किया कि वो नहीं है, तो मैंने क्या लिख दिया 0। 2, 3 है क्या इसके अंदर, नहीं है, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर 0 लिख दिया। 3, 1 है क्या, ये रहा आपके पास, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर 1। 3, 2 है क्या, यस ये रहा प्रेजेंट,
तो मैंने लिखा यहाँ पर 1, तो 3,3 है क्या यहाँ पर, नहीं 0। तो आप देखेंगे कि जो भी मैट्रिक्स फॉर्म होगी उसमें उतने नंबर ऑफ 1 होंगे जितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे। कोई डाउट है क्या किसी को? नो सर। कितने नंबर ऑफ वंस होंगे इसमें, जितने नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर होंगे उन सबका टोटल करके देखो, आपको इतना ही मिलेगा जितने ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर रिलेशन में होंगे। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। चलो जैसे उसमें 3/2, अच्छा वो लास्ट में 0 जो है। हाँ, नहीं ये किसी और मैट्रिक्स के ऊपर बना हुआ है, ये है ए क्रॉस बी के ऊपर बना हुआ है। तो ए के एलिमेंट तो लिखे उसने यहाँ पर, ठीक है, ए के एलिमेंट तो उसने लिखे यहाँ पर, ये है 1 2 और ये है 3, ठीक है। और जो आपके पास दूसरा मिला हुआ है वो कहाँ मिला हुआ है, यहाँ पर मिला हुआ। तो मैंने लिखा है यहाँ पर 1 और सिर्फ 2। अब देखना इसका 1 1 है क्या, नहीं 0। 1 और 2 का करेंगे तो क्या आएगा 0, 2 का 1 से करेंगे तो 1, 2 का 2 से करेंगे तो 0, 3 का 1 से करेंगे तो 1, 3 का 2 से करेंगे तो 1। तो जरूरी नहीं कि हम लोग क्या करें, मैंने तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिया ये वाला, जो इसमें पूरा लिख नहीं पाया, पूरा कॉपी पेस्ट नहीं कर पाया मैं इसमें। यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या देता आपको, ये देता ना, यहाँ पर a इजिकल टू क्या है आपके पास, रिलेशन बनाने के लिए मैं बताता कि आपको a इजिकल टू 1 2 3 है और b इजिकल टू यहाँ पर क्या है आपके पास 1 और 2 है। और जो रिलेशन कैप्चर हुआ है r इज ए सबसेट ऑफ a क्रॉस b। तो ये क्वेश्चन पूरा नहीं आया स्लाइड के ऊपर, ठीक है। क्लियर हुआ? इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा ना सब कुछ, इसलिए बताया मैंने आपको एग्जाम के लिए। वो बेसिकली स्लाइड बनाते हैं ना, तो जब ब्रेक मिनट में बनाते हैं कि एक एक वर्ड आए, तो उसमें एक एक हिस्सा कॉपी पेस्ट नहीं हो पाए। अब देखो कि एक क्रॉस एक में करेंगे तो वही आपके पास क्या बनेगा। अब देखो, अगर किसी भी तरीके से अगर मैंने कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स बनाई है, यानी कि कोई भी मैंने रिलेशन बनाया इसके ऊपर ए क्रॉस ए के ऊपर, अगर सोचे इसके डायगोनल पर 1 आ जाए, डायगोनल पर क्या होगा बता सकते हो? डायगोनल पे यदि 1 होगा तो कौन सा रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, इररिफ्लेक्सिव, कौन सा होगा? सर डायगोनल पर क्या होगा, यहाँ 1 होगा तो यहाँ भी 1 होगा, यस यहाँ सर, 2 रिफ्लेक्सिव। होगा तो यहाँ भी क्या होगा, सेम एलिमेंट होगा। जो एलिमेंट यहाँ होगा वही एलिमेंट क्या होगा, यहाँ पर होगा। समझ में आ रहा कुछ? यानी कि अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में रिलेशन को कन्वर्ट कर दूं तो मैं डायरेक्टली मैट्रिक्स को देख के बता सकता हूँ कि ये रिफ्लेक्सिव है। समझ में आया? अगर मैं किसी तरीके से ऑर्डर्ड पेयर की मैट्रिक्स कन्वर्ट कर दूं तो मैट्रिक्स को देखते ही बता दूंगा कि मैं ये कौन सा रिलेशन है, इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर सारे 0 होते तो, अगर ये डायगोनल पर सारे 0 होते तो कौन सा रिलेशन होता? रिफ्लेक्सिव। इररिफ्लेक्सिव, ठीक है। और कुछ 1 होते और कुछ 0 होते तो नॉन रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव। क्लियर हो गया? गुड। चलो अब बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक को हमने क्या कहा कि जो ये आपके पास है a कोमा बी, वो क्या होना चाहिए आपके पास, b कोमा a को भी होना मस्ट है। तो यानी कि अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं और वो मैट्रिक्स इटसेल्फ आ जाए, अगर मैं मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं और वो मैट्रिक्स इटसेल्फ आ जाए, तो इट मीन्स क्या हो गया, यानी कि उल्टा सीधा एक समान, यानी कि वो सिमेट्रिक रिलेशन है। क्लियर हुआ? यानी कि रो कन्वर्टेड इनटू कॉलम, कॉलम कन्वर्टेड इनटू रो। अगर दोनों मैट्रिक्स आइडेंटिकल बन जाए, यानी कि बिल्कुल एक जैसी बन जाए, तो हम उसे कहेंगे कि वो क्या है, सिमेट्रिक है। तो इसमें फॉर्मूला क्या हो गया, एम आर इज इक्वल टू एम आर का ट्रांसपोज, ठीक है, ये टी लिखा हुआ, टी ट्रांसपोज। क्लियर हुआ? हाँ बेटा, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। यस सर, क्लियर है। ठीक, गुड। तो बताओ असिमेट्रिक के लिए क्या होगा? सर जो हमारा असिमेट्रिक के एमआर लिए हो गया दोनों इज सेम नॉट, नहीं होंगे। मतलब इज नॉट इक्वल टू एमआरए का ट्रांसपोज। गुड, ठीक है। तो क्या अगर नॉट इक्वल टू का मतलब तो है कि बाकी सारे ऑर्डर्ड पेयर का तो है लेकिन कुछ का नहीं है, तो फिर कैसे कहोगे?
वो कुछ तो सेम आएंगे, कुछ सेम आएंगे कि नहीं आएंगे? यस सर, अब नॉन अगर सिमेट्रिक सोचो हो कि जाएगा, जैसे मैंने ये कह एंटी दिया कि सिमेट्रिक। अगर मैंने कह दिया 0 है, अगर ये मैंने कह दिया कि ये 0 है, तो अब क्या होगा? जब मैं इसका करूंगा तो 1 0 1 0 मैंने ऐसे किया, ठीक है। पहले कॉलम को उठा के पहली रो में लिख दिया, दूसरी रो को मैंने दूसरे कॉलम में लिख दिया, ठीक है। तीसरे को मैंने तीसरे में लिख दिया और चौथे को मैंने चौथे में रख दिया। अब बताना जरा, ये इक्वलेंट तो कभी नहीं होगी। तो आप ये कह रहे हैं कि ये असिमेट्रिक है। असिमेट्रिक के लिए किसी भी रिलेशन का इनवर्स पॉसिबल नहीं होना चाहिए। सर एंटी सिमेट्रिक बोला मैंने। अच्छा, एंटी सिमेट्रिक होगा। एंटी सिमेट्रिक में क्या होता है? सिर्फ इसका इटसेल्फ का रिलेशन अलाउड होता है, बाकी किसी का भी नहीं अलाउड होता। जबकि ये देखो, ये क्या है आपके पास? 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। और ये क्या है आपके पास? 1 2 3। तो देखो आपके पास क्या 3 1 भी है और 1 3 भी है। तो ये तो बेटा एंटी सिमेट्री भी नहीं है। ऐसे नहीं करेंगे, अभी बताएंगे हम आपको इसका, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सिमेट्रिक रिलेशन तो मैंने क्लियर करा दिया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे होगी, कि इक्विवेलेंट होगी। इसके लिए पहले आपको सीखना पड़ेगा इंटरसेक्शन और यूनियन कैसे करते हैं। लॉजिकल एंड ऑपरेशन और लॉजिकल और ऑपरेशन पढ़ा है? यस सर। बस अब आपके पास क्या होता है कि अगर मैं कहूं कि कोई भी आपके पास रिलेशन असिमेट्रिक है, तो उसका मतलब है कि ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स दोनों में एक भी ऑर्डर्ड पेयर कॉमन नहीं होगा, ठीक है। यानी कि इसका ये निकाला और इसका क्या निकाला? ट्रांसपोज निकाला। तो दोनों के बीच में इंटरसेक्शन हम कहते हैं ना, आर इंटरसेक्शन आर का इनवर्स इजिकल टू क्या आना चाहिए? पाई आना चाहिए ना, यानी कि कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, ये मैट्रिक्स निकालता हूँ और इसकी ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स निकालता हूँ, दोनों के बीच में लॉजिकल एंड ऑपरेशन कर देता हूँ। दोनों का क्या कर देता हूँ? एंड ऑपरेशन। तो रिजल्ट क्या आना चाहिए आपके पास? 0 मैट्रिक्स। सब क्या आ जाना चाहिए? 0। यानी कि एक का भी इनवर्स अवेलेबल नहीं है, यानी कि सारी वैल्यू क्या मिलेंगी आपको? 0 मिलेंगी। तो ही वो रिलेशन क्या होगा आपके पास? असिमेट्रिक होगा। क्लियर हो गया? यस सर। जॉइन एंड मीट यानी कि यूनियन एंड इंटरसेक्शन करेंगे तो उसके लिए उसने फंक्शन बताया कि यूनियन करेंगे तो क्या होगा, इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या होगा। यूनियन जब भी करेंगे तो लॉजिकल और ऑपरेशन लगाएंगे और इंटरसेक्शन करेंगे तो लॉजिकल एंड ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। क्लियर हो गया? अगर यूनियन करना है तो हम लोग क्या करेंगे? लॉजिकल और ऑपरेशन। लॉजिकल और ऑपरेशन का क्या कहना था कि 1 और विद, या तो 1 करेंगे या 1 का 0 के साथ करेंगे या फिर 0 का 1 के साथ करेंगे या फिर 0 का और ऑपरेशन किसके साथ करेंगे? 0 के साथ करेंगे। 0 के तो क्या साथ। आता आंसर? 1 का 1 के साथ करेंगे तो 1, 1 का 0 के साथ करेंगे तो 1, 1 का 0 के साथ करेंगे तो 1 और 1 0 का 0 के साथ करेंगे तो 0। 0। ठीक है। तो और गेट का लॉजिक है इफ ऑल इनपुट इज लो। लिख लेना बेटा एक लाइन में, इफ ऑल इनपुट इज लो देन आउटपुट इज लो। लो मतलब 0, ठीक है। इफ ऑल इनपुट इज लो देन आउटपुट इज लो, अदरवाइज हाई। केवल एक ही कंडीशन में और गेट का इनपुट 0 मिलता है, जब सारी इनपुट 0, बाकी सब कंडीशन में क्या मिलता है? हाई मिलता है। वही एंड गेट का जो ऑपरेशन है, अगर 0 का एंड को हम लिखते हैं डॉट से, 0.0 इज इक्वल टू 0 होता है, 0.1 इज इक्वल टू 0 होता है, 0.1 इज इक्वल टू, अच्छा उल्टा कर दूं, 1.0 इज इक्वल टू 0 होता है और 1.1 इज इक्वल टू 1 होता है। तो एंड गेट का लॉजिक होता है इफ ऑल इनपुट इज हाई यानी कि 1, अगर सारी इनपुट 1 होती है तभी आउटपुट 1 मिलता है, अदरवाइज क्या मिलता है? लो मिलता है। लो यानी कि 0। क्लियर हो गया? एंड गेट का आउटपुट आपको हमेशा 0 मिलेगा, केवल एक ही कंडीशन पर आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, जब सारे इनपुट क्या होंगे आपके पास? हाई यानी कि 1 होंगे।
चाहे 3 इनपुट का हो, चाहे 4 इनपुट का हो, चाहे 5 इनपुट का हो, केवल एंड गेट में आउटपुट जो होगा एक ही जगह पर आपको हाई मिलेगा जब सारे इनपुट क्या होंगे, हाई होंगे। क्लियर हो गया? ऐसी और गेट का है बेटा, और गेट में आउटपुट हमेशा क्या मिलता है आपको, 1 ही मिलता है, केवल एक ही कंडीशन पर आपको 0 मिलता है, जब सारे इनपुट 0 होते हैं। नोट कर लिया? ठीक। उसने ये बताया कि ये दो रिलेशन है आपके पास, M है और S है, तो दोनों का यूनियन और इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हुआ आपके पास यूनियन। यूनियन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, और गेट का ऑपरेशन। तो ये और गेट का सिंबल है, ठीक है? ये किसका सिंबल है आपके लिए, और गेट का सिंबल है। और यानी कि या फिर वर्सेस, वर्सेस है तो ऐसे याद रखना, वर्सेस का वी, ठीक है? तो उसने क्या किया कि और गेट में 1 करस्पॉन्डिंग बिट का 1 और 1 का 1 और 1 का करेंगे और ऑपरेशन, तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। सही हो गया? देन चेक करो, 0 का 0 के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, 0। और गेट के ऑपरेशन में हमेशा 1 मिलता है, केवल एक ही कंडीशन पर 0 मिलता है, जब दोनों वैल्यू क्या हो, 0। तो 1 और 1 का करेंगे तो 1, 1 और 0 का करेंगे तो 1, 0 और 1 का करेंगे तो 1, 0 और 1 का करेंगे तो 1, 0 और 1 का करेंगे तो 1, 1 और 0 का करेंगे तो 1, और 0 और 0 का करेंगे तो 0। केवल दो ही जगह पर 0 मिले आपको, 0 एंड 0, क्योंकि यहाँ पर दोनों वैल्यू क्या है आपके पास, ये भी 0 था और ये भी 0 था, प्लस ये भी 0 है और ये भी 0 है। क्लियर हो गया? बताओ बेटा, कोई डाउट है तो इसमें? नो सर। ठीक है, ये दूसरा तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दो रिलेशन आपको गिवन है, दोनों का आपको यूनियन निकालना है। तो यूनियन आप नॉर्मल तरीके से भी निकाल सकते हो, क्योंकि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा, तो हम लोग ऑर्डर्ड पेयर में भी निकाल सकते हैं और मैट्रिक्स फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। तो वो डायरेक्टली ये भी कह सकता है कि इसमें निकालें हम लोग, मैट्रिक्स फॉर्म में कंप्यूटेशन करें और देन रिजल्ट को प्रोड्यूस करें। ठीक है? सिमिलरली इंटरसेक्शन के लिए क्या होगा, दोनों के बीच में क्या लगेगा, बिट वाइज क्या लगाते हैं हम लोग, बिट वाइज एंड ऑपरेशन। ठीक है? मैं फिर दोबारा से लिख दिया जिससे कि वो सब गायब हो जाए। ठीक है? अब देखते हैं इसमें क्या होगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पर क्या होने लगाना हमको, एंड ऑपरेशन, वो भी बिट वाइज एंड ऑपरेशन। तो एंड ऑपरेशन में बताया कि रिजल्ट केवल एक ही जगह पर 1 मिलता है, जहां दोनों वैल्यू क्या हो आपके लिए, 1 हो। देखो 1 और 1 कहां पर मिला आपको, फर्स्ट कंडीशन 1 और 1, दूसरी कंडीशन 1 और 1, बाकी सब जगह पर क्या बना, 0 और 0, 1 और 0, 0 और 1, 0 और 1, 0 और 1, 1 और 0, 0 और 0, बाकी सबको क्या मिला आपको, 0। केवल दो ही कंडीशन पर क्या मिला आपको, 1। एंड गेट का ऑपरेशन, जब दोनों इनपुट हाई होंगी तभी आपको हाई मिलेगा, अदरवाइज आपको हमेशा लो सर ही मिलेगा। सर एंड ऑपरेशन में जब 0 0 होता है तो भी तो 1 मिलता है, दो तरीके से 1 मिलता है ना। नहीं बेटा, एंड गेट के ओनली ऑपरेशन 1। में 0 0 पर 0 ही मिलता है, 0.0 इज इक्वल टू 0 होता है। एंड गेट में केवल जब मिलता है 1 आपको, जब 1 और 1 होता है। ओके ठीक है? सर। और गेट में आपको क्या करता है, केवल एक ही जगह पर 0 मिलता है, जब 0 प्लस 0 हो। ठीक है? बाकी सब जगह पर क्या मिलता है, हाई। और यही मैंने कहा कि नोट करके लिख लेना। ओके सर। अच्छा, कुछ और पढ़ा था क्या पहले, इससे पहले? हाँ बेटा, कुछ और पढ़ा था क्या इससे पहले? ना सर, शायद तो मेरा डाउट रहेगा शायद यार। अच्छा, अब डाउट क्लियर कर लेना, जो बता रहा हूँ वो वही होता है। और चाहो तो इंटरनेट पे सर्च करना, ठीक है? चाहे तो इंटरनेट पे सर्च करना या बुक में सर्च करना, और कौन सी किताब तुमने पढ़ी हो उसी किताब को ओपन करके दोबारा से देख लेना, तो वही मिलेगा। ठीक है? और कहो तो कोई भी न्यूमेरिकल लो, अप्लाई करके देखो और रिजल्ट देख लो, सेम ही मिलेगा। ठीक है? तो फिर अगेन वही, ये तो वही है बस।
सेम स्लाइड दोबारा से रिपीट हुई है। अब देखो कंपोजिशन, अब कंपोजिशन कैसे करना है, ठीक है। कंपोजिशन करना है मुझे, ए और बी का कंपोजिशन करना है, दो मैट्रिक्स का कंपोजिशन करना है, ठीक है। जैसे एम आर का कंपोजिशन करना है एम आर के साथ, जैसे हम आर स्क्वायर निकलते हैं ना, आर रिलेशन का कंपोजिशन किसके साथ करें हम लोग, रिलेशन के साथ ही कर रहे हैं। तो जब भी हम कंपोजिशन करते हैं इसके साथ में, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंपोजिशन करेंगे इसी रिलेशन के साथ में। जैसे मैंने किया, ये जो भी रिलेशन लिखा हुआ है, ये रिलेशन क्या लिखा हुआ है, ए कोमा बी होना चाहिए, और ये रिलेशन क्या होना चाहिए, बी कोमा क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। ये रिलेशन क्या होना चाहिए, बी कोमा सी होना चाहिए। अब दोनों का कंपोजिशन क्या करेंगे, इसका तो आना चाहिए फर्स्ट, और इसका क्या आना चाहिए, लास्ट। तो यानी कि ये क्या बना आपके पास, वही, ठीक है, ए बी और सी। ये भी क्या बनेगा आपके पास, ए बी और सी। ये मेरे पास है ए बी और सी, ये मेरे पास है ए बी और सी। तो देखो जो जो ऑर्डर्ड पेयर एब्सेंट है उसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है, ठीक है। जो मेरे पास प्रेजेंट है, यानी कि ये क्या है, ए और बी, तो मैं क्या देखूंगा, इसके बी में देखूंगा, इसके बी में, क्योंकि ए और बी, तो मुझे क्या देखना है कि बी वाला पोर्शन पर वन कहाँ पर है। तो बी वाले पोर्शन पर वन कहाँ पर है, यहाँ पर है, और साथ में कहाँ पर है, यहाँ पर वन है, ठीक है। तो यहाँ क्या होना चाहिए आपके पास, ए कोमा बी, तो बी क्या होना चाहिए, कॉमन। तो देखना मुझे सी किसके साथ है इसका, तो इस बी का रिलेशन, इस वाले बी का रिलेशन मुझे चेक करना है, इस वाली में वन कहाँ पर मिला हुआ है। तो वन पे कहाँ पे मिला हुआ है, यहाँ पर क्या वैल्यू मिलेगी आपको, बी, ठीक है। तो क्या मिलेगा यहाँ पर, फर्स्ट, इसका फर्स्ट क्या हुआ इसका, ए, ठीक है। यहाँ से क्या, यहाँ पर पहला रिलेशन क्या मिला मुझे, जैसे मैंने यहाँ पर देखा ना, ए कोमा बी, तो मैं इसकी कौन सी जाऊंगा, बी वाली रो पर, यानी कि सेकंड वाली रो पर जाएंगे हम लोग, ठीक है। ये क्या मिला, तो यहाँ से क्या मिलेगा, ए, तो यानी कि यहाँ पर लिखा मैंने ए के वैल्यू। यहाँ पर क्या मिला, बी, बी पर क्या मिला आपको, वन, वन, यहाँ पर क्या मिला, बी, तो मैंने बी पर क्या लिखा, वन, ठीक है। सिमिलरली बी का और क्या मिला मुझे, यहाँ पर वन, तो यहाँ पर ऊपर क्या है, सी, तो जो कुछ भी यहाँ लिखा होगा उसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कॉपी कर दूंगा। क्लियर हो गया। मेरे पास बी में क्या मिला, यहाँ पर बी पर मिला, तो बी की लाइन में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्या मिला, बी पर, और क्या मिला, सी पर। तो बी पर मैंने क्या किया, बी पर और सी पर दोनों पर क्या कर दिया, वन कर दिया, ठीक है। अभी सिर्फ ये दोनों वन किए मैंने, और ये दोनों वन किए, ठीक है। अब बी का देखो सी के साथ, बी का सी के साथ क्या मिला मुझे, वन, बी का सी के साथ वन मिला। तो जो सेकंड वाला पार्ट है वो क्या मिला मुझे, सी, तो मुझे सी वाली रो में देखना क्या है, यहाँ पर सी वाली रो में वन, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, वन, क्योंकि इसका फर्स्ट आएगा और इसका क्या मिलेगा आपको, जो लास्ट होगा, लास्ट क्या है आपके पास, तो मैंने ए वाले पोजीशन पर क्या कर दिया, वन, ठीक है। देन सी वाले पार्ट पर क्या, सी ए, ये क्या है आपके पास, सी कोमा ए, और यहां से देखो कि सी वाली लाइन में क्या है, ए वाली लाइन में क्या है आपके पास, ए वाली लाइन में केवल एक ही है, वो भी क्या है आपके पास, ए कोमा बी, दिखाई दे रहा बेटा, ये वाला वन केवल एक ही जगह पर। दोनों का कंपोजिशन करेंगे तो इसका फर्स्ट और इसका लास्ट मिलेगा, यानी कि सी और बी, तो सी वाले बी पर मैंने क्या कर दिया, वन। तो जो भी यहाँ पर ए वाली लाइन में लिखा हुआ है उसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मेंशन कर दूंगा, केवल जितने वन है उतनों वन को यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया, बाकी और कोई वन है ही नहीं। तो ये आपके पास रिजल्ट हो गया। इस तरीके से हम लोग आर स्क्वायर कंप्यूट कर सकते हैं। सर एक और बता दो। अच्छा, यहां से मैंने उठाया, हटा दूं ना, ये जो लिखा हुआ हटा दूं,
देखो मैंने क्या किया यहाँ पर एक और मैट्रिक्स बना के लिखी। मैंने सेम मैट्रिक्स क्या की, मैंने यहाँ पर दोबारा से रिपीट कर दी 0 1 0 0 1 1 1 0 0। ठीक है, कर दिया मैंने। मैं देखता हूँ कि मेरे पास सबसे पहले ये क्या है, आपके पास ए वाली रो है। ठीक है, तो ये जो 1 मिलेगा ये मिला क्या आपको, बेसिकली ये मिला आपको ए कोमा बी। कोई डाउट किसी को? ये जो 1 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, ए कोमा बी। हाँ बेटा, किसने पूछा था? यस ने? यस सर। हाँ बेटा बताओ, ये ए कोमा बी लिखा हुआ ना? यस सर। या ए बी सी लिखूं, इधर भी ए बी सी लिखूं तब पहचानोगे? ए कोमा बी लिखा हुआ है, नो सर, नो कंफर्म? सर, समझ गया सर। तो यस इसका सर। कंपोजिशन होगा किसके साथ? इस वाले में क्या होना चाहिए, सबसे पहले क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो बी का मतलब क्या है, सेकेंड रो। तो इसका कंपोजिशन कितनी बार होगा, 2 बार। तो ये 1 क्या लिखा हुआ है, बी कोमा बी। और क्या लिखा हुआ है, बी कोमा सी। कंफर्म? बी से स्टार्ट होने वाले 2 ही ऑर्डर्ड पेयर है। बताओ बेटा, रिप्लाई करो, तुम्हारे लिए दोबारा रिवाइज करा रहा हूं मैं, यस सर, यस सर, यस यस है सर। ना? सर। भाई ये यस लिखा हुआ सर। है ए कोमा बी, और ये लिखा हुआ बी की लाइन में 2 जगह 1 है, तो यानी कि 2 ऑर्डर्ड पेयर है उसके पास। अगर मैं ए बी का बी बी के साथ कंपोजिशन करूंगा, क्या मिलेगा, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट। ठीक है, तो इसका तो हमेशा फर्स्ट ही आएगा। इसका फर्स्ट आएगा तो यानी कि रिजल्टेंट में ए वाली पोजीशन के ऊपर मैं क्या करता हूँ, उतनी जगह 1 प्लेस कर देता हूँ जितनी जगह पर यहाँ 1 प्लेस है। मैंने क्या लिख दिया, 1 और 1, क्योंकि क्या मिलेगा आंसर, ए और बी मिलेगा, तो ए और बी पर 1 कर दिया। और क्या मिलेगा, ए और सी, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, क्या ए और सी मिलेगा? अगर इन दोनों का मैं ऑर्डर्ड पेयर करूं तो 2 बार ऑर्डर्ड पेयर का कंपोजिशन होगा। ए बी का बी बी से करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ए कोमा बी। यस सर। और ए बी का जब बी सी के साथ करेंगे तो क्या आएगा, ए कोमा सी। ए कॉमा सी। तो देखो मैंने 2 ही पोजीशन पर 1 किया। तो मैं जनरली क्या करता हूँ, देखता हूँ कि इसमें कौन सी वाली रो में, यानी कि ए वाली रो में क्या है, 1 है, एक 1 है। तो कौन सी जगह पर है, बी पोजीशन पर। तो बी वाली रो में देखता हूँ जितनी जगह पर 1 होते हैं मैं यहाँ पर 1 उतने प्लेस कर देता हूँ। पहला काम खत्म हो गया। ठीक है, यस सर। अब दूसरी में देखता हूँ, दूसरी रो में, तो यानी कि ये किससे स्टार्ट हो रही है, बी से। यानी कि इसका पहला वाला जो 1 है वो क्या है आपके पास, बी कोमा बी है। एक तो इसके लिए सॉल्यूशन निकलेगा, इसका कंपोजिशन निकलेगा। यस सर। दूसरा क्या है, बी कोमा सी भी है इसमें ऑर्डर पेयर, एक बार इससे कंपोजिशन निकलेगा इसका। सही है। अब इसका कंपोजिशन यस सर। किससे होगा, क्योंकि बी है लास्ट में, सेकंड पार्ट क्या है, बी है। तो बी वाली रो में क्या है, 1 और 1 है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 1 और 1 लिख लिया। अब इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैंने क्या कर लिया, 1 और 1 लिख लिया। इसको क्या रहने दिया मैंने, 0। ठीक है, इसको भी मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। ओके सर। तो इस ठीक है, चलो मैं इसे अभी कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो लिखा यहाँ पर 0 1 और 1 लिखा, तो इसका प्रोसीड कर दिया मैंने पूरा। अब देखो नेक्स्ट क्या था, बी और सी, इसका कंपोजिशन करना है। तो सी वाली रो में देखो क्या है, सी वाली रो में क्या है, 1 0 0। तो केवल 1 0 0 का मैंने क्या किया, इसके साथ में यूनियन कर दिया। तो कंपोजिशन करेंगे तो ऊपर वाले कंपोजिशन ऑर्डर पेयर भी आएंगे, नीचे वाले भी। तो इसका यूनियन करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, यहाँ पर भी क्या मिल जाएगा आपको, 1 1 और 1। ठीक है, यस सर। या करके दिखाओ, यहाँ पर क्या है, ये सी कोमा ए, सी कोमा ए, जब दोनों का कंपोजिशन करेंगे तो क्या आएगा, बी और ए, बी कोमा ए मिलेगा। और यहाँ देखो इसका कंपोजिशन बी बी का जब इन दोनों के साथ करेंगे, किसके साथ में, बी कोमा बी के साथ में, और बी कोमा सी के साथ में, तो क्या मिलेगा, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, यानी कि बी और बी। और क्या मिलेगा, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, बी और सी। तो बी और सी, बी और बी, यहाँ से क्या मिलेगा, बी और ए, बी और ए 1। इस तरीके से लास्ट में ये क्या ओके है सर। आपके पास, सी कोमा ए। ठीक है, तो मैं जनरली क्या करता हूँ कि मैं एक रो को पकड़ता हूँ, मैंने जैसे देखा यहाँ पर क्या मिला 1, तो मैं उस वाली पर्टिकुलर क्या जाता हूँ, उस वाली रो के अंदर जाता हूँ। ठीक है, और उसमें जितने 1 1 लिखे हुए हैं
उसे मैं क्या करता हूँ यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर देता हूँ, और नेक्स्ट में अगर कुछ और भी है तो कभी यूनियन उसके साथ में करता जाता हूँ। तो इस तरीके से मेरे पास 10 की पूरी मैट्रिक्स प्रिपेयर हो जाती है। इस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एम आर स्क्वायर भी इसी को कहते हैं और एम आर की पावर 2 भी इसी को कहते हैं। ठीक है, चलें फिर आगे। यस सर। अब बात करते हैं डायाग्राफ। तो हमने डायग्राम भी बनाया था, याद है, कुछ एजिस बनाई थी, डायरेक्शनल एज बनाई थी। यस सर, यस सर बनाई गुड। थी। तो वही है, जैसे मेरे पास कोई रिलेशन आपको गिवन है, जैसे ए से बी को जा रही है, तो मैंने क्या किया, ये तो नोड बना लिए। कितने हैं आपके पास वर्टेक्स, कितने, जितने सेट में एलिमेंट है, 4 वर्टेक्स बना लिए। पहला क्या है आपके पास, ए से बी, तो मैंने एक एज बना ली, ए से कहाँ के लिए, बी के लिए। ठीक है, फिर ए से डी के लिए है दूसरा ऑर्डर पेयर, तो ए से डी के लिए बना दिया। क्लियर हो गया। फिर बी से बी के लिए बना दिया सेल्फ लूप, बी से स्टार्ट हुए और बी पर ही पहुंच गए, हो गया कवर। फिर बी और डी, यानी कि बी से डी पर, फिर सी से ए पर, हो गया। फिर सी से बी पर, फिर डी से बी पर, बन गया। क्लियर हो गया। यस सर। अब मुझे इस डायग्राम को देख के बताना है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ये तीसरा तरीका, अब हमारे पास 2 तरीके हम पहले सीख चुके हैं, न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर मैट्रिक्स से, और अब हमें सीखना है किसके ऊपर, ग्राफ के ऊपर। अब इस ग्राफ को देख के मैं कैसे बताऊं कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? नो सर। तो मेक इट रिफ्लेक्सिव, तो क्या होना चाहिए इसके अंदर, ए कोमा ए भी होना चाहिए। नहीं है ना ए कोमा ए इसमें, नो सर, नहीं है। तो मैंने ए कोमा ए लिखा, तो ए कोमा ए बना दिया। क्या बी कोमा बी है इसके अंदर, है। सी कोमा सी है क्या इसके अंदर, नहीं है, तो नहीं मैंने है। इसके अंदर सी कोमा सी भी ऐड कर दिया। तो सी कोमा सी है, क्या होगा ये। क्या डी कोमा डी है इसके अंदर, नहीं, तो मैंने इसके अंदर क्या लिखा, डी कोमा डी। और कुछ डायग्राम को देख के पता चल रहा है कि अगर कोई भी डायग्राम को देखें तो रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब उसके सारे नोड के ऊपर क्या होंगे, क्या होंगे, सेल्फ लूप होंगे, तो वो यस सर, रिलेशन सर। क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। समझ में आ गया। यस केवल सर। एक ही बच्चा, केवल एक ही बच्चा क्यों कहता है बार बार यस सर, बाकी सब क्या सो रहे हैं। हाँ बेटा, उदित वर्मा। यस सर। बताते रहो बेटा, बदल बदल के बोलते रहो, Yes, जिसको sir. समझ में आता रहे। ठीक, आपको मुझे क्या देखना है, डायग्राम के ऊपर देखो, अगर सारे नोड के ऊपर सेल्फ लूप लगे हुए हैं तो इट मीन्स वो रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अगर किसी भी नोड पे सेल्फ लूप नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, वेरी गुड। रिफ्लेक्सिव। और यदि कुछ पे लगा हुआ और कुछ पे नहीं लगा हुआ तो, नॉन रिफ्लेक्सिव। नॉन रिफ्लेक्सिव। वेरी गुड, समझ गए तुम तो, समझ में आ गया। इस तरीके से लॉजिक बनाते हैं बेटा, लॉजिक। ठीक है, डायग्राम को देख के लॉजिक बनाते हैं कि देखो कि क्या हो रहा है, ये बी से बी पे गया तो सेल्फ लूप बना, तो अपने आप समझ जाना चाहिए था रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, सारे सेल्फ लूप के रिलेशन होंगे। इस रिफ्लेक्सिव में एक भी नहीं होगा, और नॉन रिफ्लेक्सिव में कुछ पे होगा कुछ पे नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं इसे हटा दूं, मैंने किया इसे डिस्कार्ड, एक बार और इसे प्ले किया, तो आप चेक करो, ये जो डायग्राम आपको दिया हुआ था ना, ये डायग्राम था क्या, कौन सा रिलेशन था ये, नॉन रिफ्लेक्सिव का है तो। गुड, ये नॉन रिफ्लेक्सिव था। ठीक है, चलो अब एक और चीज बताओ मुझे, ऐसी एक डायग्राम ले लेते हैं, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है। नो सर। नहीं, क्या ये असिमेट्रिक रिलेशन है, सर नो। क्या ये, नहीं, क्या ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। यस सर।
वैसे यस सर। एंटी सिमेट्रिक, एक मिनट क्यों सर, नो, नहीं सर, नहीं नो? है, नहीं है। अब मैं तो इस डायग्राम को देख के ही बता देता हूँ तीनों चीजें, और तुम्हें कैसे? बताना कि इसमें लॉजिक क्या होगा, वही तो जानना चाह रहे हैं कि लॉजिक बनाओ ना कुछ। अब देखो सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर ए टू बी है तो बी टू ए भी होना चाहिए। यानी कि देखो ए से बी तक एक एज गई है, तो अगर बी टू ए होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, बी से ए के लिए भी एक 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 एज जानी चाहिए थी। यानी कि ए से बी तक जाने का पाथ है तो बी से ए का भी तो पाथ होना चाहिए था, तभी तो रिफ्लेक्सिव होता। तो एवरी टू वर्टेक्स हैव टू एजेस, यानी कि टू पाथ, वन फॉर आउटगोइंग वन फॉर इनकमिंग। यानी कि हमेशा पेयर ऑफ एजेस होंगी, जैसे ये आने के लिए पाथ है, एक जाने के लिए पाथ है, तो हर दो नोड के बीच में ये पाथ होंगे। और सेल्फ लूप तो अलाउड होता ही है भाई, बी से बी पर, और उल्टा भी तो पहुंच गए बी से बी पर। ठीक है, अगर ऐसा है तो देखो अगर मैंने ये बना दिया, ठीक है, यहां से यहां तक जाने का एक ही पाथ है, अगर मैं इसे वापस घुमा के भी यहां ले आऊं, अब यहां से यहां तक का तो पाथ है, लेकिन यहां से यहां तक का पाथ नहीं है। क्लियर हो रहा है? अब देखो कि हर नोड के बीच में आने जाने के दो पाथ हैं, तो ये रिलेशन अब सिमेट्रिक है। क्लियर हो गया? सिमेट्रिक सर हो रिलेशन गया। को देखने सिमेट्रिक रिलेशन को देखने का तरीका यही है कि हर दो वर्टेक्स के बीच में दो एज होंगी, एक आने के लिए एक जाने के लिए। यानी कि एक ए टू डी एक डी टू ए, जहां भी होंगी या तो होगी ही नहीं, या फिर होंगी तो दोनों ही होंगी। क्लियर हो गया? तो वो रिलेशन क्या होगा आपके लिए, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। और असिमेट्रिक रिलेशन, असिमेट्रिक रिलेशन में क्या होगा? हाँ बेटा सोच के बताओ, एसिमेट्रिक में क्या होगा? सर एक बार बता। जाएगी तो ए से बी तक जाएगी, पर बी से ए तक नहीं आएगी। गुड। तो हर दो नोड के बीच में एक सिंगल एज होगी। क्या सेल्फ लूप अलाउड होगा? यानी कि आप कह रहे हैं कि अगर किसी भी रिलेशन में ए कोमा ए है तो क्या वो कभी असिमेट्रिक हो सकता है? तो सेल्फ लूप तो अलाउड नहीं होगा, वरना तो फिर उसका हाँ, भी तो गुड। रिवर्स तो करेंगे तो डायग्राम वही को, सेम हो जाएगा। वेरी गुड। तो डायग्राम को आपको सिर्फ देखना है, और देखने के बाद आपको क्या करना है, देखो अगर असिमेट्रिक है तो आपको सिर्फ डायग्राम को देखना है। एक तो इसमें कोई भी सेल्फ लूप नहीं होना चाहिए, एक तो इसमें कोई भी सेल्फ लूप नहीं होना चाहिए, और दो वर्टेक्स के बीच में दो पाथ नहीं होने चाहिए, यानी कि सिंगल सिंगल पाथ होने चाहिए। अगर मैं यहाँ से इस सेल्फ लूप को हटा देता हूँ, अभी मान लो कि ये सेल्फ लूप मेरे पास नहीं है, ठीक है, अभी मान लो कि ये मेरे पास सेल्फ लूप नहीं है, तो ये रिलेशन कैसा है, यानी कि ए टू क्या मिला बी, बी टू डी, ए टू डी, सी टू बी। अभी ये कौन सा रिलेशन है, असिमेट्रिक रिलेशन। चाहो तो लिख के देख लो क्या क्या रिलेशन में है, ए कोमा बी है, और क्या है आपके पास, सी कोमा बी है, और क्या रिलेशन में है आपके पास, सी कोमा ए है, सी से दो आउट गोइंग एज है, ए से दो आउट गोइंग एज है, ए से बी तक और ए से डी तक। कितनी एज होगी टोटल, चार। तो एक दो तीन चार, एक और एक एज रहेगी, बी से लेके कहाँ तक है, डी तक, डी से डी तक। आप चेक करके देख लो ये कौन सा रिलेशन है, असिमेट्रिक रिलेशन है। क्लियर हो गया? यस सर। यानी कि हर दो वर्टेक्स के बीच में एक सिंगल एज होगी, चाहे आने के लिए पाथ होगा चाहे जाने के लिए होगा, दोनों में से एक ही होगा, और कोई सेल्फ लूप नहीं होगा। ठीक है, डायग्राम को देखते ही आप बता देंगे कि ये क्या है, असिमेट्रिक रिलेशन है। और एंटी सिमेट्रिक क्या बताया था, एंटी सिमेट्रिक भी असिमेट्रिक ही होता है, बस उसमें क्या है, इटसेल्फ के रिलेशन अलाउड होते हैं। यानी कि अगर ये इटसेल्फ वाला रिलेशन भी है तो भी क्या बन जाएगा, ये अब असिमेट्रिक नहीं रह जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एंटी एंटी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। ठीक है, उसमें सेल्फ यस लूप अगर सर। यहाँ भी होता सेल्फ लूप तो भी क्या बनता, ये एंटी सिमेट्रिक रहता, और ये अभी भी एंटी सिमेट्रिक रहता। क्लियर हो गया? अगर मैं इसके ऊपर भी बना दूं तो ये अभी भी एंटी सिमेट्रिक है, ना सिमेट्रिक है ना असिमेट्रिक है, ये एंटी सिमेट्रिक है, और साथ में रिफ्लेक्सिव भी है। अगर डी को हटा दूं तो ये नॉन रिफ्लेक्सिव है और नॉन एंटी रिफ्लेक्सिव हो सिमेट्रिक है। जाएगा और एंटी सिमेट्रिक है। हाँ वेरी गुड, यानी कि दो दो रिलेशन भी हो सकते हैं, और ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए तो मुझे चेक करना पड़ेगा बेटा।
ठीक है, चलो अब बात करते हैं। अब नेक्स्ट चीज है जो इम्पोर्टेंट है, जो कि 10 नंबर का क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल, वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। और इसमें मुझे ज़्यादा भी नहीं पढ़ाना, ध्यान में इसमें ज़्यादा भी नहीं पढ़ाना, बहुत छोटी सी चीज़ पढ़ानी है। कोई भी रिलेशन यदि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, कितनी प्रॉपर्टी बताई मैंने? सिर्फ 3। अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। बताओ डेफिनेशन समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। ठीक है, तो टाइम तो हो गया है वैसे। ठीक है, तो अब हम इसी के बस न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन कह देते हैं। तो न्यूमेरिकल आते हैं इसमें, इसके ऊपर 10-10 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं, और न्यूमेरिकल डेटा बस थोड़ा बहुत ही चेंज होता है, कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में आता है। मैं दिखाऊंगा, 3-4 क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ आपको यही तो चेक करना कि वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। क्या कोई भी रिलेशन तो बता नहीं सकते देख के कि अभी इसी चीज़ को सीखने के लिए कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, मैंने ऑर्डर्ड पेयर का एग्जाम्पल लिया, फिर उसके बाद मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लिया, फिर मैंने उसके बाद डायग्राम का एग्जाम्पल लिया। 3-3 तरीके हैं आपके पास बताने के। सही है, तो आप तो देख के ही बता सकते हैं, लेकिन तीनों चीज़ें बतानी है आपको, तो तीनों के तीनों की डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर क्लियर है तो ये क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, 10 नंबर फ्री के मिलते हैं। बस 3 स्टेटमेंट लिखने की, जो भी आपके पास रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। रिफ्लेक्सिव है तो क्यों है, सिमेट्रिक है तो क्यों है, ठीक है, ट्रांजिटिव है तो फिर क्यों है। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक, ठीक है बेटा, चलो तो फिर अब नेक्स्ट क्लास होगी, तो उसमें हम इक्विवेलेंस रिलेशन के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और तब उसके बाद ये रिलेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट ओके सेक्शन में। सर, थैंक यू सर। ठीक, थैंक यू सर। ठीक।